फ्रेंड्स, मैं सुरदन सिंह डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी इस समय अपने अपने घरों पर स्वस्थ रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा भाग। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भाग की वीडियो बना चुके हैं। एक बार फिर प्रयास करते हैं कि हमने पहले भाग में क्या क्या सीखा। तो आपने देखा कि पहले भाग की वीडियो में आपको बताया गया था कि किस प्रकार फ्रांस की जनता ने अपने सम्राट लुई 16वें के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फ्रांस की संपूर्ण जनता विद्रोह के साथ लुई का एक बहुत बड़ा फ्रांस में बास्तिल के दुर्ग पर हमला कर दिया। दुर्ग को तहस नहस कर दिया गया। फ्रांस में चारों ओर क्रांति की आग भड़क उठी। शहरों गांवों सभी में क्रांतियां होने लगीं। लोग उन्हें जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जिनके गांव में बहुत सारे किले बने हुए थे, उन पर आक्रमण कर दिया। कुलीन वर्ग के लोगों को फ्रांस को छोड़कर दूसरे देशों में भागना पड़ा। देश यानी कि देश छोड़कर जाना पड़ा। तब फ्रांस का सम्राट लुई 16वां मजबूर हो गया फ्रांस में संविधान का निर्माण कराने के लिए, क्योंकि आपको जानकारी हो कि फ्रांस में जो क्रांति हो रही थी वो दो मुद्दों को लेकर चल रही थी। एक तो फ्रांस में खाद्य पदार्थों की कीमत बहुत बढ़ा दी गई थी। खाद्य पदार्थ जिसमें पाव रोटी मुख्य भोजन के रूप में आती थी, उसके दाम बहुत अधिक बढ़ा दिए गए थे। और फ्रांस की जो जनता थी वो फ्रांस में संविधान की मांग कर रही थी, क्योंकि फ्रांस का शासक लुई 16वां फ्रांस पर को शासन कर रहा था। अतः लुई 16वां फ्रांस में संविधान का निर्माण कराने के लिए तैयार हो गया और लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि वो संविधान का निर्माण करना शुरू कर दे। तो हम अपने कुछ टॉपिक के साथ लेकर दूसरे भाग की वीडियो बनाते हैं। ये हमें लिख दें भाग 2, क्योंकि आपको पता है कि पहले भाग की वीडियो बन चुकी है। तो भाग 2 की वीडियो में हमारा पहला टॉपिक आता है कि फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। लुई 16वें ने क्या किया? नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि वो संविधान का निर्माण करना शुरू कर दे। नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली कौन लोग थे नेशनल असेंबली में? तो नेशनल असेंबली तृतीय स्टेट के, आपको पता है कि फ्रांस 3 स्टेटों में बटा था। उसमें 3 प्रकार के लोग रहते थे। प्रथम स्टेट के व्यक्ति, दूसरे स्टेट के व्यक्ति और तीसरे स्टेट के व्यक्ति। जिसमें आपको ये भी जानकारी है, पहली वीडियो में बताया गया था कि प्रथम स्टेट के वर्ग के व्यक्तियों में चर्च के अधिकारी और पादरी वर्ग आता था। दूसरे वर्ग यानी दूसरे स्टेट के व्यक्तियों में कुलीन व्यक्ति आते थे और तीसरे स्टेट के लोगों में डॉक्टर, वकील, व्यापारी, किसान, मजदूर वर्ग आता था। तो ये जो आपकी नेशनल असेंबली थी, इसमें विशेष रूप से तीसरे स्टेट के लोग थे। कौन? तीसरे स्टेट के वो लोग थे डॉक्टर, व्यापारी, वकील, जो अपने आप को फ्रांस का प्रवक्ता मानते थे। ये फ्रांस के शिक्षित व्यक्ति थे। इन्होंने 20 जून सन 1789 को वर्साय के टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था और ये घोषणा कर दी थी कि जब तक फ्रांस का संविधान बन नहीं जाता तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। और उसी नेशनल असेंबली को सम्राट लुई 16वें ने मान्यता दी कि वो संविधान का निर्माण करे। लेकिन अभी भी नेशनल असेंबली का प्रारूप भी सही से तैयार नहीं हुआ था, इसलिए नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनने की भी एक प्रक्रिया बनाई गई। क्या? नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनने के लिए सबसे पहले एक निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। निर्वाचक समूह का निर्माण किस प्रकार हुआ? निर्वाचक समूह का निर्माण इसलिए किया गया ताकि वो नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुन सके। अब नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनने के लिए आवश्यकता थी किसकी? मताधिकार की। उस मताधिकार के लिए फ्रांस के उन लोगों को चुना गया। किन लोगों को चुना गया? तो पहला हमारा टॉपिक है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना। तो नेशनल असेंबली को चुनने के लिए फ्रांस के
उन लोगों के मताधिकार यानी उनके मत का प्रयोग किया गया जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी। एक तो ये कि जिनकी आयु कितनी थी, 25 वर्ष से अधिक थी। 25 वर्ष से अधिक आयु के लोग ही क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे। वोट डालने का जो अधिकार था वो 25 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को था। इसमें भी एक शर्त थी, क्या, कि वही व्यक्ति नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव कर सकता है जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स भरता हो। इस प्रकार मतदाता तो ये हुए 25 वर्ष से अधिक आयु वाले और 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स भरने वाले। अब बात आती है नेशनल असेंबली का सदस्य यानी कि योग्यता प्राप्त कैसे की जाए। तो नेशनल असेंबली का सदस्य वही व्यक्ति बन सकता था जिसका नाम करदाताओं की सूची में सबसे ऊपर था, यानी कि फ्रांस में जो सबसे अधिक कर भरता था वही नेशनल असेंबली का सदस्य बन सकता था। खैर कोई बात नहीं, इस प्रकार नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव हो गया और नेशनल असेंबली ने सन 1791 में फ्रांस के संविधान का निर्माण कर दिया। 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने फ्रांस का संविधान बनाकर तैयार कर दिया। तो देखिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि फ्रांस का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, सन 1791। इस संविधान में क्या क्या प्रावधान रखे गए, क्या क्या नियम, क्या क्या आधार माने गए। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली ने क्या किया कि संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से किया नेशनल असेंबली ने। जैसे अब तक तो सारी शक्तियाँ किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में थी, लुई 16 के हाथ में थी। अब जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो नेशनल असेंबली ने शक्तियों का जो बंटवारा था वो 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 पहला भाग, पहले भाग में संविधान की शक्तियों में विधायिका को बनाया गया। पहला भाग विधायिका, दूसरा कार्यपालिका। संविधान की शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया। पहले भाग में विधायिका, दूसरे भाग में कार्यपालिका और तीसरे भाग में न्यायपालिका। विधायिका किसके पास थी, तो भाई विधायिका नेशनल असेंबली, यानी कि जो नेशनल असेंबली के सदस्य थे, ये मानिए कि विधायिका इनके पास थी। नेशनल असेंबली के जो सदस्य थे वो विधायिका इनके पास थी। मतलब कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली के लोगों को ही था, जिसमें कुल मिलाकर 745 सदस्य थे। कार्यपालिका किसको दी गई, कार्यपालिका सम्राट को दी गई, यानी कि इसका प्रधान कौन बना, लुई 16। न्यायपालिका में कौन थे, न्यायपालिका में न्यायाधीश। इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करके संविधान का निर्माण किया गया, यानी शक्तियों को 3 भागों में विभाजित करके संविधान का निर्माण किया गया। संविधान के निर्माण के पश्चात क्या हुआ कि जो फ्रांस में जो हमारा पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग की जो संपत्तियां थी उनको जब्त कर लिया गया और उन संपत्तियों को जब्त करके फ्रांस की सरकार को 20 अरब लिब्रे मुद्रा प्राप्त हो गई। ये लिब्रे क्या थी, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जो सन 1794 में ख़त्म कर दी गई थी। तो फ्रांस की सरकार को 20 अरब लिब्रे मुद्रा प्राप्त हुई। उसके बाद संविधान का निर्माण के साथ साथ जो हमारे अधिकार दिए गए, संविधान के निर्माण में नेशनल असेंबली ने अधिकारों की जो स्टार्टिंग की वो कहाँ से की, अधिकार, क्या, जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, पुरुष नागरिक संबंधी अधिकार। एक अधिकार दिया गया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार
और अधिकार दिया गया लोगों को कानूनी बराबरी का अधिकार। ये अधिकार जो थे वो फ्रांस के संविधान में दिए गए, कानूनी बराबरी का अधिकार, यानी कि कानून जो था वो सभी के लिए बराबर था। इन अधिकारों के साथ फ्रांस के संविधान का निर्माण किया गया, लेकिन फ्रांस के संविधान में जो अधिकार दिए गए थे उसमें विशेष रूप से जो अमीर वर्ग थे उन्हीं को फ़ायदा हुआ था, उन्हीं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। आज भी फ्रांस का जो तृतीय स्टेट के निम्न वर्ग के लोग थे उन्हें विशेष कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र का निर्माण हो गया, यानी कि था तो अभी भी राजतंत्र, राजा का ही शासन था, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र था। राजतंत्र तो था लेकिन कैसा राजतंत्र था? संवैधानिक राजतंत्र। क्यों, कैसे? क्योंकि फ्रांस में संविधान का निर्माण हो चुका था। अब हम दूसरे हेडिंग को लेते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। देखिए यहाँ तक क्या है? संवैधानिक राजतंत्र, राजतंत्र चल रहा है लेकिन संविधान के अनुसार। दूसरे टॉपिक में क्या आया? राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, यानी राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर क्या लाया गया? गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र आप जानते हैं क्या होता है? गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, जहाँ जनता ही चुनाव करती है, जनता ही शासक को चुनती है, जनता के आधार पर ही अधिकांशतः कार्य किए जाते हैं। तो उस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना किस प्रकार स्थापित हुई, जरा उसके बारे में सुनिए आप। फ्रांस में संविधान का निर्माण तो हो गया, राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया, लेकिन राजा अपनी शक्तियों को सीमित होने के पश्चात खुश नहीं था। कौन? लुई 16वां। वह दोबारा चाहता था कि किसी प्रकार से दोबारा से उसका वर्चस्व स्थापित हो और उसकी शक्तियाँ कैसी हो जाएं? असीमित शक्तियाँ फिर से दोबारा उसे प्राप्त हो जाएं। इसके लिए उसने क्या किया? उसके जो पास वाले देश थे फ्रांस और ऑस्ट्रिया, उसने उन लोगों से मदद मांगी और कहा कि आप फ्रांस में आकर ये जो लोग हैं जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, कुल मिला के इसको तहस नहस कीजिए और मेरी शक्ति को स्थापित कीजिए। इसकी जानकारी किसको मिली? इसकी जानकारी रखती थी कौन? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली भी राजा की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण रख रही थी, पूरा ध्यान रख रही थी। जब नेशनल असेंबली को इस प्रकार की जानकारी मिली कि बहुत जल्दी प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की सेनाएं फ्रांस में प्रवेश करने वाली हैं, तो उन्होंने भी क्या किया? सभी प्रांतों से स्वयंसेवकों को बुलाया और सेना में भर्ती होने का आदेश दे दिया। समस्त प्रांतों से अनेक स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए आने लगे। लोगों ने अपने घर छोड़कर सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो गए और अनेकों स्वयंसेवी आ गए। स्वयंसेवी की एक विशाल सेना ने कूच कर दिया किसकी तरफ? ऑस्ट्रिया और प्रूसिया की तरफ। अनेकों स्वयंसेवी एक राजेट डी लॉयल द्वारा एक गीत था मार्सिले, वहाँ के कवि थे राजेट डी लॉयल, और उन्होंने एक गीत बनाया था मार्सिले। इस मार्सिले गीत को गाया गया किसके द्वारा? स्वयंसेवी के द्वारा। किसके नेतृत्व में? मर्सीलेस। मर्सीलेस कौन था? मर्सीलेस जो था वो स्वयंसेवियों का एक प्रकार से नेता था। तो मर्सीलेस के समर्थन में, मर्सीलेस के गाइडेंस में मार्सिले गीत को गाया गया और गीत को गाते हुए लोगों में क्या हुआ? जोश उत्पन्न हुआ और यही मार्सिले गीत एक दिन आगे जाकर फ्रांस का राष्ट्र गान बना। इस प्रकार प्रूसिया और ऑस्ट्रिया की सेना को पराजित कर दिया गया और फ्रांस में वही शासन बना रहा। लेकिन फ्रांस के एक बहुत बड़े समुदाय के कुछ ऐसे लोग थे जो अभी भी इस शासन से संतुष्ट नहीं थे, जो फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बने। हाँ जी, तो वो एक समूह ऐसा था जो अभी भी इस तंत्र से, जो इस राजतंत्र चल रहा था, इस संविधान व्यवस्था से खुश नहीं था। और उन्होंने क्या किया? लोगों ने विभिन्न राजनीतिक दलों में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। उन्हीं दल में एक दल बना जैकोबिन दल। ये लोग थे जैकोबिन दल के जो व्यक्ति थे वो राजनीतिक क्लबों में इकट्ठा होते थे और विशेष रूप से ये जो जैकोबिन दल के लोग थे, फ्रांस में एक स्थान था सेंट ऑफ जैकब नामक स्थान पर ये जैकोबिन दल के लोग इकट्ठा होते थे। जैकोबिन दल के लोगों में विशेष रूप से कौन थे? देखिए, जैकोबिन दल के लोगों में विशेष रूप से वो तृतीय स्टेट के वो लोग थे जो जिनका स्तर थोड़ा सा निम्न था, जैसे कि घड़ी साज,
छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, किसान, दिहाड़ी मजदूर, ये सब जैकोबिन दल में इकट्ठा होकर क्या करते थे, मीटिंग करते थे। तो इस दल का जो नेता था, इस दल का एक नेता भी था, क्या नाम था उसका, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। मैक्समिलियन रॉबेस्पियर इस दल का नेता था। तो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर की नेतृत्व में इस दल का ये दल आगे बढ़ा। इस दल ने अपनी एक धारीदार पतलून बनाई और जिसे कहा गया 100 कुलांत। देखिए 100 कुलांत का मतलब क्या था, जो हमारा अब तक यानी कि जो स्टेट अब तक फ्रांस में शासन कर रहा था, विशेष रूप से इसमें कौन थे, इसमें कुलीन वर्ग के लोग थे और वो क्या पहनते थे, वो हाफ पैंट पहनते थे, जिसे हम लोग घुटन, जिन्हें फ्रांस के लोग घुटन्ना कहते थे। इस दल ने अपने क्या बनाया, एक धारीदार पतलून बनाई और ये घोषित किया कि अब घुटन्ने वालों की सरकार जाने वाली है और पतलून वालों की सरकार आने वाली है। और एक दिन 10 अगस्त 1789 को 10 अगस्त 1789 को इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाद्य पदार्थों के भाव बढ़ जाने से इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया और इन्होंने विद्रोह करके राजा के महल पर आक्रमण कर दिया। राजा कौन था, लुई 16। तो ट्यूलेरिये में राजा का महल था और ट्यूलेरिये के महल पर इन लोगों ने आक्रमण कर दिया। राजा को बंदी बना लिया गया। राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया और इस प्रकार 21 सितंबर 1789 को क्या हुआ, दोबारा चुनाव हुआ और चुनाव होने के पश्चात इस चुनाव में, इस बार जो चुनाव हुआ उसमें 21 वर्ष से, इस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त था। आपको पता है कि जब पहली बार चुनाव हुआ था तो उसमें 25 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को ही मत देने का अधिकार था, लेकिन इस चुनाव में 21 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को मत देने का अधिकार था। और क्या था, संपत्ति हो या ना हो, पहली बार में मत देने का अधिकार उनको था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी का रबड़ टैक्स भरते थे, उन्हीं को मत देने का अधिकार था। लेकिन इस बार 21 वर्ष से अधिक आयु वाले, भले उनके पास संपत्ति हो ना हो, उन्हें मत देने का अधिकार था। और उनके समर्थन में 21 सितंबर 1789 को फ्रांस का नई सरकार बनी, किसके नेतृत्व में, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में सरकार बन गई, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के नेतृत्व में। और उसके पश्चात क्या किया कि मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने न्यायालय द्वारा 21 जनवरी 1789 को सम्राट लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया। न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार करके लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उसके कुछ समय पश्चात लुई 16वें की पत्नी मैरी एंटोइनेट का भी यही हश्र हुआ। उसके पश्चात क्या किया मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ने कि फ्रांस में एक तो प्रथम स्टेट लोग कौन थे, पादरी वर्ग के लोग, और द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग के लोगों को भी जेल में डाल दिया गया। पादरी वर्ग प्रथम स्टेट के और कुलीन वर्ग के, जैसे 2 लोग थे, पादरी वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग, और एक और वो राजनीतिक दल जो क्या करते थे, जो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर का विरोध कर रहे थे, उस दल के भी अधिकांश लोगों को जेल में डाल दिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चलाकर उन्हें गिलोटिन मशीन पर चढ़ाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। गिलोटिन मशीन क्या थी? देखिए, गिलोटिन मशीन जो थी वो 2 खंभों के बीच लटकने वाले आरे वाली मशीन थी। 2 खंभे लंबाई तक थे, उनके बीच में एक आरा लगा हुआ था और आरे, उस मशीन पर क्या था, व्यक्ति के सर को उस पर रखा जाता था और उस आरे के माध्यम से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था।
इस मशीन का नाम गिलोटिन क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो निर्माण किया था वो डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही इस मशीन का नाम गिलोटिन मशीन रखा गया था। गिलोटिन मशीन में सबको फर्क इनका कलम कर दिया गया। उसके पश्चात क्या किया? उसके पश्चात मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने फ्रांस की समस्त जनता के लिए सबसे पहले तो निर्धारित की एक अधिकतम मजदूरी। हमारा टॉपिक यही चल रहा है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस के जितने भी लोग थे उनके लिए एक अधिकतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई। फ्रांस के किसानों को राजा के द्वारा निर्धारित मूल्य पर अनाज बेचने का अधिकार दिया गया। सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। अब तक फ्रांस में जो विशेष कुलीन वर्ग के लोग थे या जो पूंजीपति लोग थे, उनमें लोगों को महाशय, मॉन्स्यूर, और मतलब पुरुषों को महाशय और स्त्रियों को महोदया, मदाम, स्त्रियों को महोदय कहा जाता था। लेकिन क्या किया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने इनको महाशय से हटाकर पुरुषों के लिए एक वर्ड दिया, सितोयेन। सितोयेन मतलब नागरिक। कौन नागरिक? फ्रांस के नागरिक। कोई अमीर है, गरीब है, सब के सब फ्रांस के नागरिक हैं। और जो महिलाएं थीं उनके लिए कहा गया सितोयेन, मतलब नागरिका। अमीर गरीब का भेद खत्म कर दिया गया और सबको समान नागरिक बना दिया गया। पाव रोटी और मांस को राशनिंग कर दिया गया। राशनिंग का मतलब तो आप जानते हैं, हम सभी राशन लेने के लिए जाते हैं राशन की दुकानों पर, यानी कि पाव रोटी और मांस को राशनिंग की दुकानों पर रख दिया गया। राशन के तहत ये चीज़ें मिलती थीं। गेहूं के आटे से बनी सफ़ेद रोटी को बंद कर दिया गया। सभी के लिए साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। ये जो समता रोटी थी कैसे बनती थी? साबुत गेहूं से बनती थी समता रोटी, और सभी के लिए साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। महिलाओं के राजनीतिक क्लब बंद कर दिए गए। जबकि कभी स्टार्टिंग में जब जैकोबिन दल बना था उस समय राजनीतिक क्लब पुरुषों के भी थे और महिलाओं के भी थे। लेकिन जब रोबेस्पियर की सरकार बन गई तो महिलाओं के जो राजनीतिक क्लब थे उनको बंद कर दिया गया। उसके विरोध में एक महिला थी, ओलंप दे ग्यूज। ओलंप दे ग्यूज ने अपनी आवाज़ भी उठाई थी। ओलंप दे ग्यूज, तो ओलंप दे ग्यूज ने रोबेस्पियर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी महिलाओं के राजनीतिक क्लब बंद करने पर। तो ओलंप दे ग्यूज को भी क्या किया गया? गिलोटिन मशीन पर चढ़ा दिया गया। उसका असर भी धड़ से अलग कर दिया गया। यानी कि रोबेस्पियर सरकार ने कानूनों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके जो समर्थक थे वो भी त्राही करने लगे। और एक दिन क्या हुआ? जुलाई 1794 कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ वही कंडीशन एक दिन अपनी भी आती है। जुलाई 1794 को इनको भी क्या किया? इनको भी गिलोटिन मशीन पर चढ़ा दिया गया। किनको? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को। सरकार ने, लोगों ने यानी जनता ने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। न्यायालय में आवाज़ उठाने पर न्यायालय द्वारा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया और जुलाई 1794 ईस्वी को मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को भी गिलोटिन मशीन पर चढ़ा दिया गया। इस प्रकार अंत हो गया किसका? आतंकराज। 1793 से 1794 तक जो शासन चला मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का, उसका अंत कर दिया गया, आतंकराज का अंत कर। उसके बाद फिर से दोबारा सरकार बनी किसकी? मध्यम वर्ग के लोगों की। और ये सरकार कैसी थी? ये सरकार थी डायरेक्टरी शासित फ्रांस की सरकार। देखिए डायरेक्टरी क्या मतलब था? इस बार कार जो लोग बने इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक डायरेक्टरी का निर्माण किया। डायरेक्टरी के अंदर कितने सदस्य रखे गए? इस डायरेक्टरी में 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी बनाई गई। 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी का निर्माण किया गया और इसकी 2 परिषद बनाई गई।
2 परिषदों का निर्माण किया गया, 2 परिषद बनाई गई। इस प्रकार मैं जो आपकी थी उसने डायरेक्टरी शासित फ्रांस की स्थापना की और 2 परिषद। लेकिन इस डायरेक्टरी शासित फ्रांस में नेशनल असेंबली के सामने एक समस्या आई। नेशनल असेंबली ने क्या किया, डायरेक्टरी की स्थापना करके अपने आप को भंग कर दिया। नेशनल असेंबली ने अपने आप को भंग कर दिया। उसके पश्चात प्रॉब्लम ये आई कि ये जो परिषदें थी, परिषदों का झगड़ा किसके साथ होता था, डायरेक्टरी के साथ। जो परिषद के सदस्य थे वो किसी भी टॉपिक को लेकर डायरेक्टरी के सदस्यों को हटाना चाहते थे, और उसका फायदा किसने उठाया, उसका फायदा उठाया फ्रांस में एक सैन्य तानाशाह था। कौन, नेपोलियन बोनापार्टा का उदय। फ्रांस में एक सैन्य तानाशाह था नेपोलियन बोनापार्टा, और इन दोनों के झगड़े में, यानी कि डायरेक्टरी और परिषद के झगड़े में किसका उदय हो गया, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट ने सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्या बन गया, फ्रांस का शासक बन गया। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। शक्ति के बेस पर ही फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में शासक बनते ही इसने 1805 में प्रसा पर आक्रमण किया, और 1806 में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, 1807 में रूस पर आक्रमण किया। इतना शक्तिशाली शासक था ये। उसके पश्चात 1815 में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने, मित्र राष्ट्रों का नाम अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने 1815 में वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन को क्या किया, पराजित किया। वाटरलू नामक स्थान पर नेपोलियन को पराजित किया। नेपोलियन ने सन 1804 से लेकर 1826 तक फ्रांस पर शासन किया। इसके शासनकाल में फ्रांस में महिलाओं को भी अनेक अधिकार प्रदान किए गए। अब तक फ्रांस में महिलाओं को किसी तरह कोई अधिकार प्रदान नहीं था, लेकिन नेपोलियन के शासनकाल में फ्रांस में महिलाओं को भी अधिकार प्रदान किए गए। महिलाओं को स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, सभी बच्चियों को स्कूल जाने के लिए अनुमति दे दी गई, महिलाओं को राजनीतिक क्लब बनाने की अनुमति दी गई। नेपोलियन बोनापार्टा के समय में फ्रांस में 60 राजनीतिक क्लब थे, लेकिन अभी भी फ्रांस की महिलाओं को राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार नहीं था। और ये अधिकार एक बहुत लंबे समय के पश्चात फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार जो मिला, वह एक बहुत लंबे समय के पश्चात 1946 में जाकर फ्रांस की महिलाओं को फ्रांस में वोट डालने का अधिकार मिला। फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1900 कब मिला, 1946 में जाकर। उसके पश्चात लगभग 20वीं शताब्दी में सभी देशों की यही स्थिति हो गई। सभी देशों में महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त हो गए, वोट डालने का अधिकार हो गया, किसी भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो गया। मतलब महिलाओं की स्थिति भी पुरुषों के समान हो गई। और इस प्रकार विश्व की क्रांतियों में फ्रांस की क्रांति, जिसे विश्व की सबसे पहली क्रांति माना जाता है, उसी क्रांति के साथ साथ अनेकों देशों में भी क्रांतियाँ हुई, और इन क्रांतियों में लोगों ने अपने अधिकार प्राप्त किए, महिलाओं को अधिकार प्राप्त प्रदान किए गए। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।